पिक जिससे सबको डर लगता है। हम इस इंटीग्रेशन से सिर्फ 3 सवाल करेंगे। जब इन तीनों सवालों का हमें जवाब मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन हो गया पूर्ण। अब इंटीग्रेशन के साथ हमें खेलना कैसे है, हम उसे किस तरीके से खेलें ताकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझसे 2 सेकंड में हो जाए। जितना एरिया कवर करेगा यही एरिया जो है यही होगा 1। जब ये छोटी वैल्यू ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तब कुछ नहीं करती, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो ना तो भाई साहब तहलका मचा देती है। 10 रुपये दोगे तो एक दिल की बात बताऊंगा, और वो दिल की बात सिर्फ आपको बताऊंगा और किसी को नहीं। कि इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करना, फेविकॉल लेना, डोरी लेना और पैचअप करवा लेना। और डोरी और फेविकॉल जब बॉयफ्रेंड के घर की होगी तभी जाकर के पैचअप होगा और तभी होगा इंटीग्रेशन। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। एक ऐसा टॉपिक जिससे सबको डर लगता है। हम इस इंटीग्रेशन से सिर्फ 3 सवाल करेंगे। जब इन तीनों सवालों का हमें जवाब मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन हो गया पूरा। अब वो कौन कौन से सवाल है? 3 सवाल है। पहला व्हाट, दूसरा व्हाई और तीसरा हाउ। जब ये तीनों सवाल का आंसर मुझे जब मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन मेरा पूरा हो चुका है। व्हाट यानी इंटीग्रेशन क्या है, दूसरा व्हाई, इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्यों है। भाई जब हम फिजिक्स में एनसीईआरटी में जब जाते हैं 3rd चैप्टर के लास्ट में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दे रखा है। भाई इसका लाइफ में क्या यूज है, ये फिजिक्स में क्या रोल प्ले करेगी, यानी इसकी क्या जरूरत है वो हमें देखनी है। ठीक है। और तीसरा हाउ, यानी जब इंटीग्रेशन का फिजिक्स में रोल है तो फिर इंटीग्रेशन के साथ हमें खेलना कैसे है, हम उसे किस तरीके से खेलें ताकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझसे 2 सेकंड में हो जाए। ठीक है, तो अब हम एक एक सवाल का जवाब ढूंढने चलते हैं। सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है, क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जरूरी क्यों है, ठीक है, फिजिक्स में इसका क्या रोल है, उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 केस ले रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट केस है जिसमें एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इसमें आपको ये पूछा है कि जब ये ब्लॉक x = 0 से x = 6 तक जाएगा तब आपको बताना है वर्क डन। पहले मुझे एक चीज बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों वैल्यू रख दो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे वर्क निकालना है, तो हम वर्क क्या बोलेंगे, फोर्स कितना है 5 न्यूटन इनटू ये सब मीटर में दे रखा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो सीधी वाली जो डिस्टेंस होती है ये वाली 6 मीटर, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो गया वर्क 30 जूल। ठीक है, ये हो गया 30 जूल। अब जैसे मैं इस कहानी को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, ये फोर्स और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच एक कर्व है। अब जरा देखो, ये यहां पर फोर्स 5 न्यूटन है। मुझे एक चीज बताओ, क्या फोर्स एक्स की हर वैल्यू पर बदल रहा है? नहीं बदल रहा भाई, एक्स की हर वैल्यू पर चेंज थोड़ा ही हो रहा है। फोर्स 5 न्यूटन ही है, चाहे आप x = 1 पर देखो, 2 पर देखो, 3 पर देखो, 4 पर देखो, चाहे किसी भी x की वैल्यू पर देखो, आपको फोर्स कांस्टेंट मिलेगा।
क्या मिलेगा? फोर्स भैया कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू बदलने पर ये नहीं बदल रहा, तो ये आ गया कांस्टेंट वाला ग्राफ। ये x इक्वल टू 0 है, ये है x इक्वल टू 6। ठीक है, अब मान लो तुम्हें एक ग्राफ दे रखा है और उससे आपको वर्क निकालना है, तो क्या करते हैं पता है? आपको कुछ नहीं करना होता, ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है? एफ एक्स कर्व। एफ एक्स कर्व, तो हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व ऑन एक्स एक्सिस। ये एफ एक्स कर्व इस एक्स एक्सिस पर जितना एरिया कवर करेगा, जितना एरिया कवर करेगा, यही एरिया जो है यही होगा वर्क, यही होगा वर्क। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखाता हूं। अब ये मुझे एक चीज बताओ, यहां पे आपको कोई ज्योमेट्री दिख रही है? हाँ, एक ज्योमेट्री बन रही है रेक्टेंगल। तो तुम्हें क्या रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है? जी पता है मुझे। क्या होता है? फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 5 न्यूटन। और विड्थ कितनी है? 6। कितना हो गया? 30 जूल। तब देखो आप, लेंथ यहां पे क्या है? फोर्स है, ये फोर्स आ गया। विड्थ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये एरिया जो है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो सर इसमें इंटीग्रेशन का क्या रोल है? मैंने कहा इसमें तो कोई इंटीग्रेशन का रोल नहीं है। चलो नेक्स्ट में, सेकंड केस। अब यहां पे थोड़ी कहानी सी मैंने बदल दी। क्या बदल दिया? पहले वाले केस में ब्लॉक पर ओनली एक फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का, लेकिन नीचे वाले केस में इस ब्लॉक पर 3 तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक, यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, और x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 तक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, और x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 6 तक लग रहा है 4 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है? वर्क निकालना है। और हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो फोर्स हमें 3 दे रखे हैं, भाई हमें फोर्स 3 दे रखे हैं, तो अब हम क्या करें? हम एक तरीका कर सकते हैं। वो क्या? हमें एक चीज पता है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 से जस्ट पहले, x इक्वल टू 3 से जस्ट पहले, यानी जस्ट वो x इक्वल टू 3 पर जस्ट पहुंचा है, तब तक फोर्स 2 न्यूटन है। तो मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक फोर्स कांस्टेंट है। जब फोर्स कांस्टेंट है तो तुम सीधा खेल सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप खेल सकते हो वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। कितना हो गया? 6 जूल। इसी तरीके से जब वो ब्लॉक x इक्वल टू 3 पर आया, 3 पर आया, तो इसका फोर्स कितना चेंज हो गया? 2 न्यूटन से कितना हो गया? 3 न्यूटन हो गया। अब ये 3 न्यूटन x इक्वल टू 3 से कहां तक है? x इक्वल टू 5 तक। यानी इस इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है, तो इस इंटरवल में हम मैं वर्क निकाल दूं, कितना आएगा वर्क? फोर्स कितना है? 3। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 माइनस 3 कितना है? 2। कितना होगा? 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 6 तक। ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, इसमें फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। तो इसमें फोर्स कांस्टेंट है, तो मैं यहां से वर्क का यूज करके, फॉर्मूला यूज करके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। कितना हो जाएगा? 4 जूल। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क, यानी 6, 6 और 4 कितना हो गया? 16 जूल। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सुनना। इसमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 तक फोर्स सेम है,
तो हमने इस पूरे इंटरवल को काम में लेकर के वर्क निकाला, ठीक है। इसमें यहां से यहां तक फोर्स 2 न्यूटन है, यहां से यहां तक फोर्स 3 न्यूटन है, और यहां से यहां तक फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है। यानी मेरे पास कांस्टेंट फोर्स के कितने इंटरवल है, 3 इंटरवल है। तो हमने अलग अलग इंटरवल में वर्क निकाला और फिर हमने इनको जोड़ करके टोटल वर्क निकाला, ठीक है। ये दोनों केस समझ आ गए। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो कैसे बनेगा। इस इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है, कितना है, 2 न्यूटन। ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक फोर्स कांस्टेंट है। उसके बाद फोर्स हो गया 3 न्यूटन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। ये कहाँ तक है, x इक्वल टू 5 तक। और जैसे x इक्वल टू 5 आया तो कितना हो गया फोर्स, 4 न्यूटन। ये बन गया ग्राफ। अब देखो ये वाला ग्राफ, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है। इसका एरिया निकाल दो, इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, तीनों के एरिया को जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो एरिया है वो क्या है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी एरिया जो है वो वर्क होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस की कहानी कुछ अलग ही है। कैसे, यहाँ पे जो फोर्स है वो x की वैल्यू पर डिपेंड है, यहाँ पर x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक 2 लगा, फिर 3 लगा, फिर 4 लगा। यहाँ पे x पर डिपेंड है, मतलब x की हर वैल्यू पे फोर्स अलग अलग होगा। जैसे मान लो ये x इक्वल टू 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 3, ये 4 और ये 5। अब अगर मैं x इक्वल टू 1 पे फोर्स निकालूं, जैसे मैं x इक्वल टू 0 पे अगर फोर्स चेक करूं तो कितना होगा पता है, x की वैल्यू 0 रखो, ये पूरा 0 प्लस 2, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा 2 न्यूटन। x इक्वल टू 1 पे मैं रखूं, x इक्वल टू 1 पे रखो, सॉरी x की वैल्यू 1 रखो, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, 2 की वैल्यू रखो, 4 प्लस 2 6 न्यूटन। यानी x की वैल्यू 0 पे 2 न्यूटन, यहाँ पे 3 न्यूटन। यानी इस पूरे इंटरवल में फोर्स 1 न्यूटन से चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से मान लेता हूँ, मैं जो ये x है, यहाँ पे x की एक वैल्यू है जैसे 0.2, और मैं यहाँ से x की वैल्यू लेता हूँ, x इक्वल टू 0.3 लेता हूँ। अब x इक्वल टू 0.2 पर मैं अगर फोर्स चेक करूँ तो फोर्स यहाँ पे कितना आएगा, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा प्लस 2 न्यूटन। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ फोर्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.09, इसका स्क्वायर करोगे तो यह आएगा प्लस 2 न्यूटन। यानी x की हर वैल्यू पर फोर्स अलग अलग है, x की हर वैल्यू पर फोर्स अलग अलग है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे तो इस इंटरवल में फोर्स ये था, यहाँ पे कांस्टेंट था, इस इंटरवल में कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट था, तो हमने इस इंटरवल में वर्क निकाला, फिर इसमें निकाला, और फिर इसमें निकाला, और फिर इसमें जोड़ दिया। भाई इसमें तो x की 0.0001, 0.0002, 0.0003, यानी x की हर वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अलग अलग है, डिफरेंट है। मुझे एक ऐसा इंटरवल मिला ही नहीं जहाँ पे फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। और जब मुझे एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जहाँ फोर्स कांस्टेंट हो, तो मैं यहाँ से वर्क निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो मिला नहीं। अब इस कहानी को मैं लेके जा रहा हूँ ग्राफ पे। कहाँ लेके जा रहा हूँ, ग्राफ पे। जैसे मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ, आप लिख देना, ठीक है। इस पूरी कहानी को मैं लेके जा रहा हूँ ग्राफ पे, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ये y, ये f, ये x, ठीक है। इस फंक्शन का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये है हमारा x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू 6। ये हाइपरबोला है और हाइपरबोला में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी। अगर ये ओनली एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ स्टार्ट होता 0 से, आपने 2 और ऐड कर दिया तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये ग्राफ जब हम पढ़ेंगे ना बेसिक मैथ में, आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज देखना, यहां से मैं इसकी स्टेप ले रहा हूं और एक और स्टेप ले ली, 2 स्टेप ले ली, ठीक है। ये जो मैंने दोनों स्टेप ली है ना, दोनों, एक ये वाली और एक है ये वाली, इन दोनों स्टेप को यहां से उठा करके थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। यहां पे देखना, ये कुछ स्टेप इस तरीके से मैंने थोड़ा सा जूम किया, थोड़ा नहीं बहुत जूम किया मैंने, बड़ा वाला जूम किया मैंने। ठीक है, और ये अपना ग्राफ ऊपर वाला। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ से जो पूरा है दोनों स्टेप यहाँ पे शो कर ली। ये जो है ये यहाँ पर है x इक्वल टू 0 और ये मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू 0.01 और ये मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू 0.02, ठीक है। ये ले ली। अब मुझे अगर ग्राफ से एरिया निकालना है तो मुझे ज्योमेट्री चाहिए। ये ग्राफ है, अगर मैं यहाँ से ज्योमेट्री निकाल लूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगा और जो एरिया होगा हम बोल देंगे वो हमारा वर्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे ज्योमेट्री चाहिए तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो देखो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला मुझे पता है भाई, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आपको नहीं पता, ये कोई ज्योमेट्री नहीं है। मुझे ज्योमेट्री चाहिए थी इसलिए मैंने एक लाइन मान ली, ठीक है। अब यहां पे अब मुझे इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं ये जो लेंथ है इसकी यहां से, ये है इसकी लेंथ यहां से F1 और एक मिनट, यहां से ये इसकी जो लेंथ है वो है F1 और ये है इसकी F2, ठीक है। इस तरीके से इसमें बहुत सारी स्टेप बनेगी, तो F1 F2 F3 F3 ऐसे चलती जाएगी। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे मुझे फोर्स बताऊं, कितना आया था, 2 न्यूटन। x इक्वल टू 0.01 पे फोर्स बताना जरा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0.01 रखो, उसका स्क्वायर प्लस 2, तो इसका क्या हो जाएगा 0.001 प्लस 2 न्यूटन। इसका फोर्स कितना है आपके पास, 0.0001 प्लस 2 न्यूटन, और इसका x की वैल्यू 0.02 है, तब फोर्स कितना होगा, यहाँ पे उसका फोर्स हो जाएगा 0.0004 प्लस 2 न्यूटन। ये वैल्यू यहाँ पे रखो, ये आपके पास आएगा। अब देखो x इक्वल टू 0 पर इतना, x इक्वल टू 0.01 पर फोर्स इतना,
x इक्वल टू 0.04, 2 पर फोर्स है इतना। यहाँ पे मैंने 0.01 ली है और यहाँ पे मैंने ली थी 0.02 और 0.03, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 2 न्यूटन है, यहाँ पे 2 न्यूटन के अंदर हल्की सी वैल्यू जोड़ी गई है, यहाँ पे भी 2 न्यूटन में एक छोटी सी बहुत छोटी वैल्यू ऐड की गई है। एक चीज याद रखना, जब ये छोटी वैल्यू ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तब कुछ नहीं करती, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो ना तो भाई साहब तहलका मचा देती है। कैसे? तुम जैसे यहां देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 डिवाइड बाई 0.0001 और एक मैं ऐसे लिख दूं 100 प्लस 0.0001, तो भैया ये वैल्यू यहां पर 100 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन ये वैल्यू यहां पर 100 को राजा बना देगी। कैसे? ये पॉइंट गया यहां से तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4, यानी 100 को कितना बना दिया? 10 लाख बना दिया। तो जब छोटी वैल्यू डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो तहलका मचाती है, और जब ये छोटी वैल्यू ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो कुछ नहीं करती, फुस हो जाती है। उसी तरह इसमें है। तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो क्या है? लगभग 2 न्यूटन ही तो है। यहां पे भी फोर्स लगभग 2 न्यूटन ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2 न्यूटन है। अब जैसे जरा मुझे इस इंटरवल का x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0.01 का मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना होगा? 0.01। मुझे यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा? 0.01। यानी आप कोई भी स्टेप ले लो, कोई भी स्टेप, डिस्प्लेसमेंट 0.01 का ही रहेगा। अब मुझे इस स्टेप का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू, और एरिया में हम क्या बोलते हैं? एरिया में हम क्या बोलते हैं? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है? f1, ठीक है। विड्थ कितनी है? डेल एक्स। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप जो है, ये जो सेकेंड स्टेप है इसकी लेंथ कितनी है? f2 इंटू डेल एक्स। और इसी तरीके से इसमें टोटल n स्टेप बनेगी। कितनी बनेगी? नंबर ऑफ n स्टेप यहां पे बनने वाली है। और इसी तरीके से हम टोटल n स्टेप का ऐसे एरिया निकालेंगे और उन्हें हम ऐड कर देंगे। ये पहले स्टेप का, ये दूसरी का, ये तीसरी का, ये nवीं स्टेप जो है उसका एरिया कर दिया। अब जब n वैल्यू है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन f i डेल x, और यह i की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से i की वैल्यू n तक है। i की वैल्यू 1 से n तक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, यहां तक तो हमने कर लिया। अब हमने रेक्टेंगल का तो एरिया ले लिया, लेकिन भाई साहब ये एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल बच गया। यानी जितनी भी स्टेप होगी उन सब स्टेप में इस तरह से एक ट्रायंगल बचेगा। जब ट्रायंगल बचेगा तो जब हमारे पास एरिया आएगा वो तो गलत आएगा, क्योंकि ये हमने इसका एरिया तो काउंट किया ही नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने से हम बचते हैं। कैसे बचे? हम एक तरीका कर सकते हैं, हम ये कि इन स्टेप को, ये जो डेल एक्स वाली स्टेप है इसके और टुकड़े कर दें, और टुकड़े 100 लाख 1 लाख 10 लाख और इसके टुकड़े कर दें। जब इसके और टुकड़े करोगे तो ये जो डेल एक्स है ना, ये जो डेल एक्स है वो छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा हो जाता है, टेंस टू 0 हो जाता है।
और इस टेंस टू जीरो का मतलब है कि डेल एक्स जीरो हुआ नहीं है, जस्ट होने वाला है। ये हुआ नहीं है, जस्ट होने वाला है। और जब डेल एक्स टेंस टू जीरो हो तब हम डेल एक्स की जगह क्या यूज करते हैं, डी एक्स यूज करते हैं। और एक और चीज, जब डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा तो जो नंबर ऑफ जो स्टेप है, जो नंबर ऑफ स्टेप है कितनी है, एन स्टेप है। हमने अज्यूम किया है कि एन स्टेप है। और जब डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा, जब डेल एक्स बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, तो जो नंबर ऑफ स्टेप है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये इनफाइनाइट हो जाएगी। जस्ट इनफाइनाइट होने ही वाली है, हुई नहीं है, जस्ट इनफाइनाइट होने वाली है ये। ठीक है, तब हम इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो समेसन एफ आई डेल एक्स, और डेल एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे इसको, सॉरी डेल एक्स, तो अब हम इस पूरे को लिख सकते हैं एफ डी एक्स। यही है इंटीग्रेशन, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो भैया हमारे इस y का सवाल आंसर मिल चुका है। इंटीग्रेशन की हमें क्यों जरूरत है, पहले केस में एक ही फोर्स था, दूसरे केस में 3 फोर्स थे, और इस केस में इनफाइनाइट फोर्स है। पहले केस में कुछ ऐड नहीं करना था, दूसरे केस में आपको सिर्फ 3 वर्क ऐड करने थे, और इस केस में आपको इनफाइनाइट वर्क ऐड करने हैं। इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट चीजों को अगर ऐड करना हो, इनफाइनाइट चीजों को अगर ऐड करना हो तो आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, किसी को बुलाना पड़ेगा, और वो कौन है, वो इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को बुलाया मैंने और तुम्हारा जो काम है आसान कर दिया। अब जब ये तुम्हारे साथ है तो तुम्हें इतनी मगजमारी करने का कुछ काम नहीं, आपको सिर्फ उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की क्यों क्या जरूरत है हमें, वो मैंने आपको बता दिया। 10 रुपए दोगे तो एक दिल की बात बताऊंगा, और वो दिल की बात सिर्फ आपको बताऊंगा और किसी को नहीं, क्योंकि अपनी दिल की बात मैं हर किसी को नहीं बताता, सिर्फ उनको बताता हूं जो मेरे लिए खास है, और आप मेरे लिए बहुत खास हो। तो चलिए मैं दिल की बात बताता हूं। दिल की बात क्या है, दिल की बात, दिल की बात सुनना। इंटीग्रेशन में बहुत लंबी चर्चा हो गई, अब इस चर्चा को एक डिब्बे में समेटने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना कि इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, ऐसा कभी मत बोलना। इंटीग्रेशन के लिए एक प्यारी सी दिल की बात बोलना, जो सिर्फ आपको बता रहा हूं, ध्यान से तो सुनना। क्या है, लिख देता हूं यहां पे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन मतलब फेविकॉल लगा के डोरी बांध लो, फेविकॉल लगा के डोरी बांध लो, पैचअप हो जाएगा। बस एक लाइन बोलना यार दिल की, तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ एक लाइन का है, इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ एक लाइन का है। बस जब भी इंटीग्रेशन करो ना, दिल की बात हमेशा दिमाग में रखना। इंटीग्रेशन का मतलब है फेविकॉल लगा के डोरी बांध लो, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा। फेविकॉल लगा के डोरी बांध लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैचअप। पैचअप मतलब दिल को जोड़ना है रे भाई, दिल को जोड़ना है। अरे एक दिन आया था, तुमने उसके दिल का ब्रेकअप किया था, अरे उसके दिल का डिफरेंशिएशन किया था, आज वो समय आ गया है उसके दिल को जोड़ने का। और जोड़ने के लिए दो चीज़ तो चाहिए, एक फेविकॉल और दूसरा डोरी। जब फेविकॉल और डोरी होगी तभी होगा पैचअप। सुनना क्या है ये, इस लाइन का मतलब समझना।
इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये x बॉयफ्रेंड है और y गर्लफ्रेंड है, ये x बॉयफ्रेंड है और y गर्लफ्रेंड है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है यही फंक्शन है। मजा आया कि नहीं? आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर एक y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोल दो या एरिया ऑफ वाइक्स कर्व, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, इन दोनों का मतलब होता है y dx इक्वल टू इंटीग्रेट y की वैल्यू क्या है, ये x dx। ये अब इस लाइन का मतलब समझना भाई साहब, ये है डोरी, ये है बॉयफ्रेंड जिसका दिल जोड़ना है, और ये है फेविकॉल। अरे एक दिन था जब वो तेरा दिल तोड़ के गई थी, आज उसको बहुत गिल्टी फील हुआ रे, आज वो फिर से तेरा दिल जोड़ने आई है। क्या क्या लेके? एक फेविकॉल और दूसरा डोरी, और तेरा दिल जुड़ जाएगा। यही है इंटीग्रेशन, यही है इंटीग्रेशन। जब भी तुम्हें कोई बोले कि इंटीग्रेशन क्या होता, बोल देना इंटीग्रेशन मतलब पैचअप, और डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप, ठीक है। ये है एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, पैचअप तभी होगा, इंटीग्रेशन तभी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैचअप तभी होगा, इंटीग्रेशन तभी होगा जब ये फेविकॉल और डोरी बॉयफ्रेंड के घर की हो, गर्लफ्रेंड के घर की ना हो, बॉयफ्रेंड के घर की होनी चाहिए। ये फेविकॉल और डोरी दोनों बॉयफ्रेंड के घर की होनी चाहिए, नहीं तो पैचअप नहीं होगा। तुम बस देखते ही रह जाओगे, सर पैचअप ही नहीं हो रहा। अरे होगा कहाँ से? जब फेविकॉल और डोरी बॉयफ्रेंड के घर की ही नहीं है तो पैचअप कहाँ से होगा? पैचअप करवाना है, इंटीग्रेशन करवाना है, तो तुझे फेविकॉल और डोरी बॉयफ्रेंड के घर की लानी पड़ेगी, तभी जाकर के पैचअप होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है, अगर फंक्शन अगर x है तो यहाँ पे एलिमेंट dx होना चाहिए, dt नहीं चलेगा। जब और जो लिमिट है वो भी x1 और x2 चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। तो भाई साहब मैंने इसी लैंग्वेज को, यार यही तो इंटीग्रेशन है, तो पीछे क्या था, इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या, पूरा अंदर से एक्सप्लेन किया मैंने। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसे दे रखा है कि आप जाकर के 6 नंबर चैप्टर में देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे दे नहीं रखा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद अगर आपको किसी के समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप तो इसे याद रख लेना, बस इस प्यारी सी दिल की बात को याद रख लेना कि इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करना, फेविकॉल लेना, डोरी लेना और पैचअप करवा देना। और डोरी और फेविकॉल जब बॉयफ्रेंड के घर की होगी तभी जाकर के पैचअप होगा, और तभी होगा इंटीग्रेशन। ये देख लो, ठीक है, ये है इंटीग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।